राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू अ शो। थैंक यू सर, शुक्रिया आप आए। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 और आज 7 अक्टूबर 2024। 7 अक्टूबर इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। 1200 के आसपास लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, कई लोगों को बंधक बनाकर ले गए और उसके बाद इजराइल ने एक बड़ा ऑपरेशन हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में लॉन्च किया, जो अभी भी जारी है। जहां गजा में अभी भी ऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल ने मोर्चा खोल दिया है। तीसरी तरफ इजराइल ईरान के साथ उलझने के लिए भी तैयार है और 2 बार ईरान उसके ऊपर मिसाइल से, ड्रोन से अटैक कर चुका है। और अब नजरें इस बात पे हैं कि क्या वाकई में इजराइल वर्सेस ईरान होने वाला है। तमाम पहलुओं को समझना चाहूंगा सर, लेकिन शुरुआत इजराइल हमास जंग से करूंगा कि पिछले एक साल में इजराइल हमास को कितना खत्म कर पाया है और कितनी कामयाबी इजराइल को मिली है सर। धन्यवाद राजेश जी। सबसे पहले हम एक सेकंड के लिए जो भी लोगों की मौतें हुई हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हुआ है और हमने यूक्रेन का भी युद्ध देखा कि वो खत्म नहीं हुआ अभी तक, 2 साल से ऊपर उस युद्ध को हो गए हैं। और हम अभी देखते हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है और गजा में हो रहा है, वो ऑलरेडी हम उसकी एक एनिवर्सरी मना रहे हैं। कोई खुशी की बात नहीं है हमको ये एनिवर्सरी मनाते हुए, बट हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि इंसानियत कहाँ तक जा रही है और फ्यूचर वॉरफेयर क्या मोड़ ले रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का क्या यही तरीका है या हमारे पास और तरीके हैं जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को कम कर पाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपका एक ऐसा प्रोग्राम है राजेश जी, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ आज के दिन, जो खबरों को एक सही पर्सपेक्टिव में व्यूअर्स के सामने रखता है। थैंक यू सर। क्योंकि आज के जो व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि सच्चाई से बात हो और एक लॉजिकल और एक ट्रूथफुल जो सही हो उनके सामने पेश किया जाए और बाकी उसके बाद उनको अपनी जो भी ओपिनियन बनानी है वो बना सकते हैं। बिल्कुल सर, एग्री। थैंक यू सर। काफी अच्छे आपके क्वेश्चंस हैं, उनको एक एक करके हम इसको एनालाइज करेंगे कि ये जो युद्ध है, पहली चीज जो 7 अक्टूबर को हुआ, वो एक देश जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता था और मानता है अभी भी, और जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी उस देश के पास है, जिस प्रकार की तैयारी वो देश करता है और अपनी फौजों को हमेशा वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड रखता है, अब उस देश के साथ भी 7 अक्टूबर हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए मैं सोचता हूं कि हम लोग भारत में जो है यहाँ बैठे हुए इतने चैन से हम लोग बैठे हैं आज, हमको काफी सीख लेनी चाहिए इन डेवलपमेंट से। अब आपके सवाल पे डायरेक्टली मैं आता हूं कि क्या इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास को 1 साल के अंदर खत्म किया, और अगर नहीं किया तो हमास को कितना कमजोर बनाया? अब बहुत ही क्लियर है राजेश जी, आपको मैं 48 घंटा पीछे ले चलता हूं और एक खबर पे आपकी नजर में डालता हूं कि एक हमास का रॉकेट अटैक हुआ था सेंट्रल गजा में
इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। ओके। तो ये एक आपको एक इंडिकेशन आपको देता है कि आपने हमास को खत्म नहीं किया। जी। जितने भी आपने दावे अभी तक किए हैं, देखिए 42,000 लोग मारे गए हैं और बताया जाता है, जो अनुमान हमारा ये है कि जो क्लेम है नेतन्याहू का, एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने अभी रिसेंटली ये क्लेम किया था कि इसमें 50% हमास के फाइटर्स हैं ओके। और 50% इसमें इनोसेंट लोग हैं, ओके। लोकल पॉपुलेशन है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो अगर हम ये मान के चले, उनकी स्टेटमेंट को अगर हम सही भी मान के चलते हैं, आप एक पर्सपेक्टिव लीजिए कि जो नेतन्याहू बोल रहे हैं वो सच्चाई है, जी। तो इसका मतलब है कि आपने हमास को तकरीबन 50% ही खत्म किया। बिल्कुल सर। बिकॉज 40,000 उसके फाइटर्स माना जाते हैं, तो अगर आपने 20,000 मारे हैं, तो 20,000 अभी भी हैं वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल। लड़ने के लिए तैयार है, हथियार है। और आपने 2 दिन पहले भी देख लिया कि उनके पास काबिलियत है कि वो रॉकेट अटैक, मिसाइल अटैक आपके ऊपर कर सकते हैं। तो ये पूरी लड़ाई का अ, क्या डिडक्शन निकला, मुझे बताइए। एक साल में आपने अपनी पूरे फौजें लगाई, आपने बिल्कुल। इंटेलिजेंस लगाई और आप हमास को नहीं खत्म कर पाए। और जब एक लड़ाई अभी भी अधूरी है, आपने एक दूसरा मोर्चा खोल दिया। जी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इजराइल 7 फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहा है। ओके। और ये जो 7 फ्रंट से अगर कोई बोलता है कि ये मैं हवा में ही इसको तीर मार रहा हूँ, ये बात नहीं है। आपको मैं स्पेसिफिकली 7 फ्रंट्स को मैं गिनाऊंगा। सबसे पहला फ्रंट है गजा, ओके। दूसरा है साउथ लेबनान, तीसरा है सीरिया, गोलन ठीक है। हाइट्स से भी आपको जी जी। आपकी लड़ाई हो रही है, चुनौती वहां से है। चौथा वेस्ट बैंक। आप वेस्ट बैंक में देखिए, 2 दिन पहले तुलकर रेमन रेफ्यूजी कैंप में आपकी लड़ाई हुई थी और वहां से भी फायर आई थी और आपने भी वहां पे कैंप में अपना फायर की थी, काफी उसमें कैजुअलिटीज हुई है। ओके। पांचवा फ्रंट आपका इराक, जहां से 2 दिन पहले शिया मिलिशिया ने ड्रोन्स एक ड्रोन्स अटैक किया था इजरायली मिलिट्री कैंप के ऊपर। जी। छठा फ्रंट आपका हौथी, यमन। जी। तो एक दिन पहले हमने ये न्यूज, इस न्यूज में आया था कि यूएसए और यूके ने 15 टारगेट्स के ऊपर हमला किया है यमन में। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक हाइपरसोनिक मिसाइल यमन से फायर की हुई इजराइल में लैंड करी थी। जी। और 7वां फ्रंट जो खुल गया है वो है ईरान। तो मैंने आपको 7 फ्रंट्स का पूरा जायजा दे दिया है। अब मुद्दा ये है कि इजराइल ने 7 फ्रंट खोल रखे। क्या इजराइल डिफेंस फोर्सेस सक्षम है ये 7 फ्रंट पर लड़ने के लिए? इसको मेरा सवाल ये है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा, ये एक कन्वेंशनल लड़ाई नहीं होने वाली। बिल्कुल। और अगर मैं एग्जांपल लूं 1967 वॉर का और 1973 यॉम कूपर वॉर का, इन लड़ाइयों में इजराइल 4-4, 5-5 देशों से लड़ा था। जी। तो बट सारी लड़ाई उस टाइम पे कन्वेंशनल वॉर थी। जी। कन्वेंशनल वॉर आप लड़ सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज हो और आपके सोल्जर्स में
दम हो, एक मोरल अच्छा हो और एक ट्रेनिंग अच्छी हो और एक फिजिकल स्टेमिना हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो। पर यहाँ पे लड़ाई है नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, बिल्कुल मिलिटेंट्स के खिलाफ है। और ठीक है। जो भी देश, अगर आप ईरान के साथ भी लड़ेंगे तो वो भी कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, बिकॉज वहां पे लैंड से कोई ऑफेंसिव नहीं आएगा और सी से कोई ऑफेंसिव नहीं आएगा। लड़ाई खाली हवा की लड़ाई होगी, एयर की लड़ाई होगी, एयर वॉरफेयर होगा। ओके। जिसमें आपके ड्रोन्स हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकते हैं, आपके एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ईरान, इजराइल, ये सातों फ्रंट को यूनाइटेड स्टेट्स की मदद के बिना नहीं लड़ सकता है। बिल्कुल एग्री। इसलिए मैं मानता हूं कि ये लड़ाई इजराइल अकेले नहीं लड़ रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स भी इस लड़ाई को लड़ रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी। वो स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स से आज आ रही है कि हम इजराइल की मदद कर रहे हैं, वो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो उसके साथ लड़ रहे हैं। बिल्कुल। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट। और जब अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो कल अगर रशिया इस लड़ाई में शामिल होता है, चाइना इस लड़ाई में शामिल होता है, तो वो भी जायज माना जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर ईरान के साथ रशिया मिल जाता है, चाइना मिल जाता है, नॉर्थ कोरिया मिल जाता है, तो क्या हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत देख रहे हैं? लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे हो सकती है? जी। बट थर्ड वर्ल्ड वॉर की डेफिनेशन क्या है फिर? और अगर ये देश इस लड़ाई में कूद पड़ेंगे और अगर आप पड़ेंगे जी, तो हम आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं? क्या देखना? आज लेबनान में क्या हो रहा है? आज हजबुल्ला का जो ग्राउंड ऑफेंसिव है इसराइल का, वहां पे इसराइल को मुंह की क्यों खानी पड़ रही है? 7 जगहों में लड़ाई बॉर्डर एरियाज में चल रही है। खास तौर पे जो एक गांव है वहां पे, जी। 6 गांव हैं जहां पे ये मिलिटेंट्स या आप हजबुल्ला उस बोल लीजिए, ये वहां पे मौजूद है और ये लड़ाई बड़े एक मजबूती से लड़ रहा लार्ज इंटेंसिटी के साथ है। ओडिसिया एक जगह का नाम है है। जहां पे ये स्कर्मिश जो है, ये लड़ाई जो है, इजरायली जो टीम्स अंदर गई हैं, स्मॉल जी। टीम्स को बना के इसराइल ने अंदर उसको घुसाया है, वो हजबुल्ला की टीम्स के साथ लड़ रही है और कैजुअलिटीज दोनों तरफ हो रही है। और दूसरा, साउथ बेरूट में जो बॉम्बिंग हो रही है और इसको मिसाइल्स हो रही है, और इस बार तो एयरक्राफ्ट भी गए हैं वहां पे। तो हम क्या देख रहे हैं? हम एस्केलेशन देख रहे हैं या डी एस्केलेशन देख रहे हैं? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज वर्ल्ड पावर्स को, और आपके प्रोग्राम के जरिए हम शायद ये मैसेज लोगों को दे पाएंगे कि अगर हमने इस लड़ाई को जल्दी नहीं रोका जी। तो 2 चीजें होने वाली हैं। पहली चीज ये है कि हम एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, और ओके। दूसरी चीज, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी अफेक्ट होगी। ठीक है सर। आपने देख लिया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वहां पे आपका सप्लाई चेन रूट्स अफेक्ट हो गए हैं। गल्फ ऑफ ओमन आपका अफेक्ट हो गया, पर्शियन गल्फ आपका अफेक्ट हो गया, सुएज कनाल बिल्कुल अफेक्ट हो गया, रेड सी अफेक्ट हो गया। मोदी ने किया है, नो अब डाउट। यहाँ पे 30-35% आपका वर्ल्ड सप्लाई चेन रूट्स और आपके जाते हैं। और खास तौर पे लास्ट में ये बताना चाहूंगा, जहां से आप लोग को क्रूड ऑयल मिलता है, ऑयल रिसोर्सेज मिलती है, एनर्जी जी। रिसोर्सेज मिलती है, वहां पे अगर आपको ये रिसोर्सेज मिलनी बंद हो जाएगी इंडिया में, आज की डेट में पेट्रोल इज अराउंड 94 रुपीज अ लीटर। जी। आप तकरीबन 3-4 रुपए इधर उधर अगर आप दूसरे अगर शहर में हो गए, तो अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये सारी प्राइसेस हाई जाएंगे। स्काई रॉकेट करेंगी। बिल्कुल।
शेयर मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ा है, आपने देखा पिछले 3 दिन में। तो अब सब ये चीजें देख रहे हैं कि ये पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी अभी कोविड-19 के बाद वर्ल्ड अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ है, और फिर हम ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आ गया। पॉइंट सर, पॉइंट इसमें दम है, लेकिन 2-3 पॉइंट जो मैं आपसे और समझना चाहूंगा आईडीएफ के संदर्भ में, मौसाद के संदर्भ में। जिस प्रकार से इस्माइल हानिया को ईरान में मारा गया और जिस प्रकार से नसरुल्लाह की हत्या और उसके बाद उनका जो आगे चीफ बनने वाली थी उनकी भी मौत हो गई इजराइल के हमलों में, और इजराइल के राष्ट्रपति रईसी की मौत को भी हम क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। क्या इजराइल ये समझ रहा है कि जो टॉप लीडरशिप है उसे खत्म करके हम बैकबोन जो है उसकी तोड़ सकते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह की है चाहे हमास की है? क्योंकि हमने एक चीज भी देखी है कि यहाँ सिनवार भी अब तस्वीर से गायब हो रहा है, वो भी अब इतना खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और अगर खामने ही सामने आ रहे हैं तो खामने भी अपने हाथ में बंदूक लेके खड़े हो रहे हैं इस उम्र में। तो कहीं ना कहीं तो मोसाद ने डर तो इजराइल ने बैठा दिया है दिल के अंदर, और कहते हैं कि आतंक के अंदर डर बैठाना भी जरूरी है। किस लिहाज से देखेंगे सर इनको? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सवाल है, और इसको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की साइकी को समझना पड़ेगा, और हमको ये समझना पड़ेगा कि एक लीडर को या 2 लीडर को या 3 लीडर को मारने से क्या हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इनइफेक्टिव कर पाएंगे, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। आपने ओसामा बिन लादेन को आपने जी मारा, तो क्या आपने अलकायदा को खत्म कर दिया? आपने आईसिस के इतने लीडर्स को मारा, क्या आज आईसिस खत्म हो गया है मोसुल की लड़ाई के बाद? जी जी और आपने हमास के इतने लोगों को मारा, क्या आप हमास को और उसकी आइडियोलॉजी को खत्म कर पाएंगे? आपने हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारा, क्या आप हिजबुल्लाह को खत्म कर पाएंगे? तो जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेम्पररी सेटबैक आप इस चीज का उनको जरूर देते हैं, एक आप खौफ पैदा कर देते हैं उनके अंदर, जी जिससे उनको एक डर के माहौल में ऑपरेट करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक आपकी टेम्पररी जीत है लड़ाई में। आपने आपने फर्स्ट फेज लड़ाई का जीत लिया, जी पर ये आपको गारंटी नहीं करता है कि आप इसका नेक्स्ट फेज भी जीतेंगे। ओके, ठीक है सर, पॉइंट बिकॉज क्लियर सर। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक आइडियोलॉजी है, ये यूथ को खींच रही है अपनी तरफ। जी जब तक आप इनकी फंडिंग नहीं बंद करेंगे, आप इनके हथियार नहीं बंद करेंगे, आप इनकी सप्लाई चेन को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी जड़ जो ईरान है, हम जी उसको ऑक्टोपस बोलते हैं ना, 8 उसके हाथ हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल। जब तक वो उसका जो सर है, हेड ऑफ ऑक्टोपस, वो है ईरान। ओके, जब तक उसको पैसा मिलता रहेगा, हथियार मिलते रहेंगे, आप एक नसरुल्लाह को मार देंगे तो दूसरा आ जाएगा। बिल्कुल एग्री। अब ठीक है सर, आप उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ को तो नहीं कम कर रहे ना। नहीं कर रहे हैं। मैं ईरान पर भी आऊंगा, ईरान पर भी आऊंगा सर, लेकिन दो एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा, और कि जिस प्रकार से इजराइल ने, आईडीएफ ने गजा में कहर ढाया है, क्या वहां पर एक बफर जोन बनाने की कोशिश है बीच में? और क्या हिजबुल्लाह या लेबनान में जहां पर अटैक हो रहे हैं वहां पर भी एक बफर जोन इजराइल बनाना चाहता है, 8-10 किलोमीटर का एक बफर जोन, ताकि 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा ना हो सके? इस लिहाज से हम देखें क्या चीजों को? बिल्कुल, आपकी असेसमेंट बिल्कुल सही है और मैं इनसे सहमत हूँ। अभी जो फिलीडेल्फिया कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, फिर जी जी जो जी 4 किलोमीटर चौड़ा है और 16 से 18 किलोमीटर ये उसकी लंबाई है।
वहां पे एक बफर जोन इजराइल बनाएगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा कि इजिप्ट से और बाहर से कोई भी चीज अंदर ना आ सके जी विदाउट नॉलेज ऑफ इजराइल। दूसरी बफर जोन आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो आपके सीरिया बॉर्डर पर है। जी आपके जो गोलन हाइट्स हैं वहां पर भी एक बफर जोन बनी हुई है सीरिया बॉर्डर पे, और वो उसको यूनाइटेड नेशंस का एक मिशन है जो उसको सुपरवाइज करता है। ठीक है। तीसरी आपके पास बफर जोन ऑलरेडी बनी हुई थी जो जो आप जानते हैं कि लेबनान बॉर्डर पे एक ब्लू लाइन थी, जी जी और जी जी वो ब्लू लाइन से 29 किलोमीटर तक जो लिटनरी रिवर है, रिवर लिटनी है, वो एक आपकी बफर जोन बनी हुई थी। वहां पे यूनिफिल है, और आपकी जानकारी के लिए 800 से 1000 फौजी ट्रुप्स हैं उस कंटिजेंट में। आज की डेट में बॉर्डर पे हमारी फौज उस बॉर्डर पे है, लेबनान बॉर्डर पे। इंडियन आर्मी की भी है, ठीक हाँ, है इंडियन सर। आर्मी। तो हम अब ये जो बफर जोन है इसको हिजबुल्लाह ने वायलेट कर रखा है, ओके। और यूनाइटेड नेशंस ने इसके ऊपर चू नहीं किया है अभी तक। जी तो अभी इजराइल ये चाहेगा कि जो ये यूएन रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं, जो 2000 में जब इजराइल ने विड्रॉ किया था लेबनान से, जी उस टाइम पे यूएन रेजोल्यूशन था, आई थिंक 1701 ऐसे कुछ है उसका नंबर। वो यूएन रेजोल्यूशन आपको बताता है कि ये 29 किलोमीटर की बफर जोन होनी थी, और 130 या 140 किलोमीटर लंबी है ये ब्लू लाइन। ओके। बॉर्डर जो है लेबनान और इसराइल का बॉर्डर 140 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो यहाँ पे ये ब्लू लाइन अपनी बनी थी, पर इस ब्लू लाइन की सैंक्टिटी नहीं हुई है, और जी अब इजराइल चाहेगा कि इसको यहाँ पे अपनी फोर्सेस को तैनात रखे, कि वो उसको बफर जोन बना के रखे। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है राजेश जी कि ये जो फोर्सेस हैं जो अंदर घुसी है लेबनान में, जी ये 9 किलोमीटर तक या जितना ये जा सकती हैं उतना जाएंगी, जाएंगे। ओके। वहां एक बफर जोन क्रिएट होगी। ठीक है सर, बस एक आखिरी सवाल और पूरी चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अभी तक हमने देखा पिछले एक दशक में कहें या पिछले चंद सालों में कि इजराइल वर्सेस हमास होता था, इजराइल हिजबुल्लाह होता था, इजराइल हुती होता था, लेकिन ट्रिपल एच के पीछे की ताकत ईरान है। क्या ईरान और इजराइल हो सकता है, ईरान वर्सेस इजराइल अब हो सकता है? जिस प्रकार से ईरान ने मिसाइल अटैक किया और आज जो बाइडेन का भी एक बयान सामने आया कि आपके ऊपर हमला हुआ है, आप बदला ले सकते हैं, लेकिन आप न्यूक्लियर साइट की तरफ मत जाइएगा। तो क्या पहली बार ईरान वर्सेस इजराइल खुलकर होगा और यहां पर महाशक्तियों की क्या भूमिका होगी सर? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इजराइल का स्ट्राइक अभी तक हो जाना चाहिए था। जी 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 तो और वो स्ट्राइक हुआ नहीं है, इसलिए उनको एक डाउट लग रहा है कि इजराइल वाकई स्ट्राइक करेगा कि नहीं करेगा। मेरी रीडिंग ये है कि इजराइल स्ट्राइक जरूर करेगा, पर वो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर नहीं जाएगा। ओके। बिकॉज अगर वो जाता है तो एक ये नेक्स्ट लेवल तक लड़ाई अपनी चली जाएगी। अगर जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है उसी तरीके से अगर इजराइल भी अटैक अपना करता है और ज्यादा नुकसान ईरान को नहीं पहुंचाता है, और एक अपना मैसेजिंग कर देता है कि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है कि हम भी आपके देश में मिसाइल्स दाग सकते हैं, तो शायद ये ज्यादा एस्केलेट नहीं करेगा। और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स का आपने देखा ये स्टेटमेंट आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्रीन सिग्नल इजराइल को दे रहा है कि आपके ऊपर हमला हुआ है और आप उसका रिटेलिएशन अपना कर सकते हैं, पर न्यूक्लियर साइट्स को आपने एड्रेस नहीं करना है। बिकॉज अगर जी आप ये करते हैं तो इसको मुझे लगता है रशिया भी इस लड़ाई में अपना आ जाएगा और ओके। अपने रिसोर्सेज अपने ईरान को देगा। फिर उसके बाद हमको नहीं पता
कि ये लड़ाई कहाँ तक पहुंचेगी, क्योंकि अमेरिका के जितने भी 8-9 बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, वो जी 100% वो ईरान के टारगेट के दायरे में रहेंगे। ओके ओके। लेकिन मैं एक जाते जाते आपसे एक चीज समझना चाहता हूं कि अभी तक हमने देखा कि ईरान इजराइल को रिसोर्सेज दे रहा था, चाहे शाही ड्रोन हो, चाहे उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों हो। क्या रूस इस मोड़ पे पहुंच गया है कि वो हटकर अब ईरान की मदद कर सके, क्योंकि अभी तक तो ईरान से ही वो चीजों को आयात कर रहा था। देखिए, आपको ईरान और रशिया के रिलेशंस को समझना पड़ेगा। एक ओके। थोड़ा आधा मिनट मैं इसमें लूंगा। जी जी 1979 रेवोल्यूशन के बाद जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, और आप जानते हैं कि ईरान के रिलेशंस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खराब हो गए थे उसके बाद, जी जी जी। खोमेनी के आने के बाद। तो उस टाइम पे ईरान का झुकाव रशिया की तरफ बढ़ गया। ओके। और आज अगर आप देखते हैं कि जो ये आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, और इसका मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ईरान का, और जिस हिसाब से ईरान की एयरफोर्स को मजबूत किया गया है, जिस हिसाब से ईरान की नेवी को मजबूत किया, इसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ है, ओके बहुत बड़ा। और इसीलिए इस मैं ये मानता हूं कि आज रशिया के पास यूक्रेन की लड़ाई के बावजूद इतना कुछ है देने के लिए ईरान को, कि ईरान अगर मांगे मिसाइल्स और भी कोई हेल्प मांगे, और खास तौर पे सुखाई जी जी 30 एयरक्राफ्ट, आप जानते हैं कि 12 एयरक्राफ्ट का कंसाइनमेंट ऑलरेडी पहुंच चुका है ईरान में, और जी। आने वाले वक्त में उसकी एयरफोर्स को और भी मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि ये जो लड़ाई होगी, ये खाली एयर पावर की होगी, इसमें थल नेवल सेना का, टैंकों का कोई हाथ नहीं पावर होगा। नहीं। हाँ, जी, जी। पता नहीं क्यों आपके साथ बात करता हूँ तो सवाल दनादन माइंड में मेरे आते रहते हैं। बस एक सवाल और आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आज बैठे हैं तो इस पे भी चर्चा हो जाए। क्या पेंटागन, अमेरिका और तेल अवीव ये सोच रहा है कि रिजीम चेंज की जाए? मेरा कहने का मतलब बहुत साफ है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में तख्ता पलट किया गया, क्या उस प्रकार का तख्ता पलट की अमेरिका इस वक्त तो सोच रहा है ईरान को लेकर खामनेई को हटाया जाए और एक वैसा ईरान बसाया जाए जो इस्लामिक क्रांति से पहले का था। और नेतन्याहू के भाषण में जो हाल ही में उन्होंने दिया, उन्होंने ईरान के लोगों से भी कहा था कि उखाड़ फेंके ऐसी रजीम को जो आपकी नहीं सुनती है। तो कहीं ना कहीं इशारा तो सर पेंटागन से ही आया होगा सर। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। आई थिंक वो जो डोनाल्ड लू जो है, ये उनको उसको, भेजना चाहिए। वो नेक्स्ट मूवमेंट ऑर्डर उसका शायद ईरान की तरफ होगा। तो उसको मुझे ऐसा लगता है, बट ये पॉसिबिलिटी है। आई मीन, यू कांट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी, बिकॉज अगर इस लड़ाई में ईरान का नुकसान होता है, जी और खास तौर पे जो उनकी जो पॉपुलेशन अफेक्ट होती है, एयर स्ट्राइक्स होती है, मिसाइल स्ट्राइक्स होती हैं, जी। तो एक पब्लिक सेंटिमेंट ईरान में खुमैनी के अगेंस्ट जाएगा। ऑलरेडी खुमैनी पॉपुलर नहीं है ईरान में। बिल्कुल और सर, अगर एग्री। आप इलेक्शंस भी देखें तो 30% से 32% ज्यादा उसमें वोट जी होती नहीं है। और दूसरा, जो भी खड़े होते हैं, जो भी कंटेंडर्स इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग होती है, जी। और सारे लोगों को ओके नहीं मिलती है इसको इलेक्शन में खड़े होने के लिए। जो खुमैनी चाहता है, वही लोग इसको इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो ओ, जिस कंट्री में अगर एक शैम इलेक्शंस होंगे, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि 1979 रेवोल्यूशन के बाद आप जी एक 2025 में भी एक ईरानियन रेवोल्यूशन देख सकते हैं। देख एक सकते हैं। पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, राजेश। रहेगी। और हमने देखा भी है सर, जिस प्रकार से हिजाब को लेकर एक विवाद हुआ, तमाम महिलाएं, लड़कियां बाहर आईं तो एक आवाज उठी है।
और ईरान के लोग भी देखते हैं कि भारत में या यूरोप के देशों में क्या कुछ हो रहा है, कैसे वहां पर लोग जी रहे हैं, वो उस तरीके से जीना चाहते हैं। लेकिन चलिए, नजर बनी रहेगी सर। लेकिन आज बहुत लंबी बातचीत आपके साथ हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत थी, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे और मेरे दर्शकों को। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद सर, थैंक यू, टेक केयर सर। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद।